नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होना है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में जो चुनावी शोर था वो आज शाम 5 बजे थम चुका है। यानी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। सियासी दलों ने इस दौरान जमकर प्रचार प्रसार यहाँ पर किया। पिछले 1 महीने से ज्यादा का समय जो सियासी दलों को चुनाव प्रचार के लिए मिला था, उसमें स्टार प्रचारकों की दौरे लगातार उत्तराखंड में होते रहे। जनता को लुभाने का काम उनकी तरफ से किया गया, ढेरों वायदे जनता के सामने किए गए और जनता भी अब उन सब चीजों को परखने का काम यहाँ पर करती रही। 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जनता 19 अप्रैल को जनप्रतिनिधियों के किन वादों पर अपना वोट करती है और किस प्रकार से जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में ये चुनावी मुकाबला चुनाव प्रचार के दौरान काफी सियासी रोचक मोड़ पर देखता हुआ नजर आया, जहां पर राजनीतिक दलों के लिए मुसीबतें निर्दलीय प्रत्याशी भी बने। लेकिन चुनाव प्रचार में जनता भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बीच रंगती नजर आई। कैमरामैन अर्चना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। पहले चरण के चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार रुक चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। प्रथम चरण के मतदान का चुनावी प्रचार आज थम गया। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा, जिसमें कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सीट की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, कैराना, सहारनपुर समेत 8 सीटें शामिल हैं। अगर बात करें इन सीटों पर प्रत्याशियों की, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। जितिन प्रसाद, चंद्रशेखर रावण, रुचि बीरा समेत कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा। मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रथम चरण के मतदान का चुनावी प्रचार आज पूरी तरह से थम गया है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि 19 अप्रैल के प्रथम चरण के मतदान में किसकी जीत होती है, किसकी हार, यह मतगणना के बाद ही तय होगा। लेकिन जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब इस ताकत का फायदा उनके प्रत्याशियों को कितना मिलता है, यह समय ही बताएगा। फिलहाल अब 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। धारचूला में सीमा बंद हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते जो सख्ताई है वो सबसे ज्यादा होने लगी है। खासतौर पर जो उत्तराखंड राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी हम धारचूला क्षेत्र पहुंचे। धारचूला जो क्षेत्र है ये नेपाल को जोड़ता है, बीच में महाकाली नदी है और ये नदी के इस साइड भारत की सीमा है, नदी के उस साइड नेपाल की सीमा है। यहाँ पर सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सशस्त्र सीमा बल जो है SSB, उसकी 11 बटालियन को यहाँ पर दिया गया है। उनकी जो चेकिंग है वो लगातार यहाँ पर है और ये चेकिंग इस रूप में भी सख्ती ज्यादा है ताकि किसी भी तरीके से जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई ऐसी चीज ना हो जिससे यहाँ पर गतिविधियां या शांति व्यवस्था भंग हो सके। चुनाव से पहले ये सख्ती और यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, क्योंकि कोई भी चुनाव का ऐसा कारण ना हो जिससे चुनाव प्रभावित हो, तो इसलिए उस सब सख्ती का रूप यहाँ पर दिया गया है और लगातार ये चौकसी 24 घंटे यहाँ पर रहती है। यानी जो टाइमिंग यहाँ पर लोगों के आने जाने की है उस दौरान तो सख्ती रहेगी, उसके बाद भी लोगों की सख्ती है उस दौरान रहेगी। ये वो पुल है
खासतौर पर दोनों देशों को जोड़ने वाला पुल है। और उत्तराखंड का रिश्ता भले ही नेपाल के साथ रोजी रोटी रोटी का रहा हो, रोटी रोटी का रहा हो, लेकिन जो शक्ति है वो अपने स्तर पर जारी है। लगातार जो एसएसबी के जो जवान है, जो यहाँ पर सुरक्षा स्टाफ तैनात हैं, जिनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पर अपनी शक्ति करते हुए नजर आते हैं। पूरी जो चेकिंग जो अभियान है, सघन जो चेकिंग अभियान होता है, उसको रिझाते हुए नजर आते हैं। अगर वहां से भी लोग इधर आ रहे हैं तो उनकी भी पूरी तलाशी यहाँ पर होती है। बाकायदा उनकी जो दस्तावेज होते हैं, जिसको आईडी कहा जाता है, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं और हर रूप में ये सब चीजें सकती होती है। लगातार प्रयास यही रहता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य यहाँ न घटे जो व्यवस्था में कमी लाए या सुरक्षा व्यवस्था के कारणों को फला दे सके। प्रयास यही रहता है। अभी चुनाव से पहले तो खासतौर पर इसका खास ध्यान रहता है। वोटिंग जब होगी उससे 48 घंटे पहले ये जो गेट्स होंगे वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार से आवागमन ना हो सके और चुनाव शांति रूप से संपन्न हो सके। हम भी पहुंचे और उन सब चीजों का जायजा यहाँ पर लेकर थे। कैमरामैन नसरा साथ अभय इंडिया वाइज। गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। प्रेस वार्ता शुरू करते ही राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धनाढ्यों की पार्टी है, इसमें कई अमीर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चंद पूंजीपति ही अमीर होते चले जा रहे हैं, सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतांत्रिक ढांचे को ढा रहे हैं, यह आने वाले दिनों में काफ़ी खतरनाक होगा। राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर भी बड़ा हमला किया और दावा किया कि इस बार बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ताबड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कभी डबल इंजन की सरकार की होर्डिंग लगी रहती थी, लेकिन अब होर्डिंग चेक करिए, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से गायब होती नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ, इससे पेपर लीक के अभ्यर्थी जो भर्ती के अभ्यर्थी थे वह नाराज हैं और इस लोकसभा के चुनाव में उनकी नाराजगी बीजेपी को सत्ता से दूर कर देगी। फिलहाल राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और प्रहार किए। फिलहाल जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पूछे तो उन्होंने यह कह दिया कि यह बीजेपी का सवाल है। जिस तरह से संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से सवालों से राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गोल गोल जवाब दिया, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी के सफाई का दम भी भरा। फिलहाल यह दावे कितने सच हैं और कितने हकीकत में बदलते हैं, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी में आज कांग्रेस को अपने प्रत्याशी के नाम घोषणा करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आज राहुल गांधी से अमेठी को लेकर सवाल पूछे जाने पर भी वो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उसी का वो जो है पालन करेंगे। क्या राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको लेकर अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं करी है। अमेठी लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रही है, गांधी परिवार का गढ़ रही है और माना जाता रहा है कि अमेठी में कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ चुनावों के अंदर वहां पर दशा और दिशा बदली है, बीजेपी ने वहां पर जिस तरीके से मेहनत करके अपने प्रत्याशी को जिताया, इस बार चुनाव में वहां पर क्या कुछ होगा, इसलिए कहीं ना कहीं अभी भी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या राहुल गांधी जो है वो अमेठी
नहीं लड़ेंगे। आज उन्होंने अखिलेश यादव के साथ में मंच साझा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेठी को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उसका ही वो पालन करेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। यूपी में केसरगंज को लेकर बीजेपी ने सस्पेंस बना रखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रेम पाठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आज पहले चरण का प्रचार प्रसार का मतदान थम गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 73 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 2 सीटें रायबरेली और केसरगंज पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी है और 5 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए रखी है। इसमें सबसे अधिक जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो केसरगंज की सीट है, जहां से अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो बतौर सांसद वहां से चुनकर दिल्ली पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बार अभी तक इस सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करी है, क्योंकि माना जा रहा है जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर विवाद की स्थितियां बनी, लगातार उनका एक बड़ा विरोध जो है वो देश के अंदर देखने को मिला और उसी का शायद ये वजह है कि अभी तक बीजेपी ने उस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं करी है। माना जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार है उनका मानना है कि बीजेपी आखिरी गेंद तक जो है मैच को लेकर जाना चाहती है और इसीलिए 2 सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद पहले और दूसरे चरण के मतदान हो जाने के बाद बीजेपी इस सीट पर अपने प्रत्याशी की आधिकारिक रूप से पुष्टि करेगी और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस। अयोध्या में रामनवमी के दिन रामलला का हुआ सूर्य तिलक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। रामनवमी के शुभ अवसर पर जहां पूरे देश में परशुराम की पूजा अर्चना की जा रही है, श्रद्धालु इस मौके पर श्री कीर्तन भजन कर रहे हैं और परशुराम का जो जन्मोत्सव माना जाता है इसको उत्सुकता से मना रहे हैं। वहीं इस बार प्रभु रामलला की जन्मस्थली अयोध्या धाम, जहां पर 500 वर्षों बाद में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, इस बार वहां पर श्रद्धालु कई गुना उत्साह से रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर में रामलला गया सूर्य तिलक की जो तस्वीरें आई वो अद्भुत थी, मनमोहक थी, जिसे देखकर पूरा देश प्रसन्न हो गया और उसकी अलौकिक जो जिस तरीके से दिख रहा था उसे देखकर लोग प्रसन्न हो गए। आपको बता दें कि इस मौके पर जो प्रभु रामलला की जो प्रतिमा है, सूर्य तिलक जो किया गया है वो किसी कृत्रिम तरीके से नहीं बल्कि सीधा सूर्य की किरणों को शीशे से परिवर्तित करके उसे मोड़कर और पाइप के द्वारा प्रभु राम के माथे पर उसका तिलक लगाया गया। और ये तस्वीरें देखकर जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। इस दौरान अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु राम के अद्भुत दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे और उन्हें प्रभु राम के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और हनुमानगढ़ी पर प्रसाद भी चढ़ाया। आपको बता दें कि रामनवमी के पर्व पर हर साल अयोध्या में भीड़ लगती थी, लेकिन अब मंदिर बनने के बाद इस बार वहां पर जो भीड़ है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। कैमरामैन रमन यादव के साथ रोहित राय, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सहारनपुर में आज प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में थी और सहारनपुर में उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के समर्थन में एक रोड शो किया। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद को भी एक दमखम वाली राजनीति देने वाला साबित होने जा रहा है। सहारनपुर में जिस तरीके से प्रियंका गांधी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा है, उससे सहारनपुर की राजनीति में फिर से नए क्यास लगने शुरू हो गए हैं। बीते दिन ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहारनपुर में एक रोड शो किया था, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की थी। अगर दोनों रोड शो की बात करें तो दोनों में ही पब्लिक का बेहताश आना और जनसैलाब उमड़ना इस बात का संकेत है कि सहारनपुर में मुकाबला गठबंधन प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही होना तय है। लेकिन यह तो आने वाला 19 अप्रैल का दिन ही बताएगा कि सहारनपुर के मतदाताओं का मूड आखिरकार किस प्रत्याशी की ओर मुड़ता है।
सहारनपुर की भीड़ को देखकर जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्साहित थी, तो उनका ये कहना था कि ये जनता की बयार जो है ये बदलाव की बयार है और इंडिया अब बदलना चाह रहा है और इंडिया अगर बदलेगा तो सरकार भी बदलेंगी। इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने रोड शो किया है, तो उससे लगता है कि सहारनपुर में एक राजनीति के नए आयाम शुरू होंगे। शरद कुमार सरहद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की। क्या है वो वेबसाइट, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक प्रचार पुरजोर तरीके से चल रहा है। इस बीच आज रामनवमी के मौके पर आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है आपका रामराज्य.com। दरअसल इस वेबसाइट की लॉन्चिंग करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों तक राम राज्य की परिकल्पना को पहुंचाना चाहते हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहला मौका है जब इस बार रामनवमी के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके बीच में नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खल रही है। आपको बता दें कि चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में सनातन और राम मंदिर का मुद्दा एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। शायद इसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी भी अब इस मुद्दे में से पीछे नहीं है और आखिरकार आज रामनवमी के मौके पर आम आदमी पार्टी ने आपका रामराज्य.com एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो इस लोकसभा चुनाव में दिल्ली वासियों का और लोगों का वोट बैंक बटोरने की कवायद में जुट गए हैं। खैर देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की ये कवायद लोकसभा चुनाव में वोट बैंक में तब्दील करने में कितना कारगर साबित होती है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। क्या है वो याचिका, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली की हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक याचिका दायर करी है। इस याचिका में सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति की मांग की गई। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से याचिका में दायर सीएम अरविंद केजरीवाल की वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था की मांग की गई। जनहित में याचिका में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान देकर कोई भी अनुचित दबाव बनाने से रोकने के लिए भी मांग की गई है। साथ ही डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए और बीजेपी चीफ के खिलाफ कानून की मांग की गई। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत दिल्ली के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पीआईएल में कहा गया है कि ना तो भारतीय संविधान और ना ही किसी कानून में मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री को सहित किसी भी मंजूरी को जेल से सरकार चलाने से रोका नहीं है। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब वो तिहाड़ जेल के न्यायिक हिरासत में बंद है। दिल्ली में जल संकट को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार में तकरार देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। चुनाव के बीच में एक बार फिर से लेटर बम का सिलसिला तेज हो चुका है, जहां एक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से कई संदेश लेटर के माध्यम से दिल्ली वासियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वही इस बीच में अब राजनिवास यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी एक लेटर लिखा है। ये ओपन लेटर लिखा है जिसमें आम आदमी पार्टी पर एलजी की तरफ से निशाना साधा गया है। दरअसल इस लेटर में एलजी की तरफ से दिल्ली में बिजली पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है और साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी कमियों को दूसरे पर टालने की कोशिश करती है। कहा जा सकता है कि एक के बाद एक लेटर बम के बीच में अब एलजी के इस लेटर ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजनीतिक घमासान ला खड़ा कर दिया है और इस बार जो एलजी ने लेटर लिखा है वो विशेष तौर पर बिजली और पानी के मुद्दे पर लिखा है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि ये लेटर बम इस बार लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों को फायदा या नुकसान पहुंचाता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
जौनपुर में सपा प्रत्याशी पर लगा आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रिया सरोज पर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला हुआ दर्ज। बताया जाता है कि मड़ियाऊ कोतवाली में उड़नदस्ता की टीम ने जो है प्रिया सरोज के खिलाफ तहरीर दी है, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि प्रिया सरोज जो है बिना परमिशन जो है मड़ियाऊ विधानसभा क्षेत्र में एक नुक्कड़ सभा जो है आयोजित की थी और नुक्कड़ सभा की थी। इसी को लेकर उड़नदस्तान की टीम ने जो है कार्रवाई की मांग पुलिस से की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज जो है मड़ियाऊ विधानसभा क्षेत्र में जो है प्रिया सरोज जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी, एक नुक्कड़ सभा की थी। प्रिया सरोज के आगमन को लेकर जो है उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह थी और एक भीड़ थी, और इसी को लेकर जो है कार्रवाई की गई। बिना परमिशन के तहत जो है प्रिया सरोज पर आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। पूरा मामला जो है जौनपुर के मड़ियाऊ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अधिकारियों को मिली एक बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि। जी हां, छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुई नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली है। जी हां, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की यह बड़ी उपलब्धि सामने निकल कर आई है। इतना ही नहीं, 29 नक्सलियों में एक 25 लाख का इनामी नक्सली शंकर राव समेत महिला नक्सली 10 लाख की इनामी ललिता को भी हमारे देश के जवानों ने मार गिराने का दावा किया है। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के जंगलों में हुई नक्सली मूवमेंट को देखते हुए जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। उनके पास से अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी जवानों ने बरामद किया। इसकी उपलब्धि सीधा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जाती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। मेरठ जेल में कैदियों के बीच खूनी संघर्ष में एक कैदी की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। कारागार में एक हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, रोहित नाम के व्यक्ति को एक्सीडेंट अटैक मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसको लेकर के उसको जेल भेजा गया था। हाल ही में उसकी हत्या हो जाती है, जिसको लेकर के उसके परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजी जेल ने डीआईजी जेल को जांच सौंपी। जांच में राकेश कुमार वर्मा दोषी पाए गए, जिसको लेकर के उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी कार्रवाई अभी हाल ही में और की गई थी, जिसमें 2 वार्डन और 2 बंदी रक्षकों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। आपको बता दें, एसपी जेल शशिकांत मिश्रा हाल ही में छुट्टी गए हुए थे, जिसको लेकर के राकेश कुमार वर्मा पर जेल का चार्ज था, जिससे बड़ी लापरवाही के चलते ये हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार वालों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए थाना मेडिकल में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसको लेकर के पुलिस जांच में जुट रही है और बड़ी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।